आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन सितंबर 2024 की। गए जैसा कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रहे थे, आज हम उसके अपने शॉर्ट्स के टॉपिक्स कवर करेंगे और साथ में एमसीक्यूज भी आज सॉल्व करेंगे। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। और साथ में पूरे ही 2-2.5 साल की वीडियोस विजन आईएएस की आप प्लेलिस्ट चेक कर अपने अपने वीडियोस देख सकते हैं, जिनका भी करंट अफेयर्स जो उनको कवर करना है तो वो उसको आप पूरी तरह से आप डेडिकेटली पीएम पाठशाला पर निर्भर हो सकते हैं। और दूसरा टेलीग्राम चैनल है, आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएँ, इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स की जानकारी मिल जाए, तो वो आपके लिए टेलीग्राम पे मौजूद होगी। तो टेलीग्राम के लिंक पे कैसे जाना है, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ही आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहीं से आप कनेक्ट होकर आप आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम सीधा ही शॉर्ट्स के पार्ट्स को समझते हैं। देखो, आज का जो पहला शॉर्ट का टॉपिक है उसका नाम है क्वांटम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, यानी जो QNLP है वो एज अ फील्ड ऑफ रिसर्च इमर्ज हुई है और इसके बहुत सारे पोटेंशियल प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस हैं। देखो ध्यान से सुनो, क्योंकि क्वांटम में क्या हुआ है, क्वांटम में बहुत सारे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग शुरू हुई है और क्योंकि पहले ये एक एज आ आपकी रिसर्च फील्ड ही थी तो उसी से ये निकल कर आई है। अब हम समझते हैं कि इसमें देखो लैंग्वेज आपका मॉडलिंग वगैरह भी होगी और इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, ये ना सोल्यूशन देगी बहुत सारे तरह के। किस तरह के सोल्यूशन देगी, ये आपको सोल्यूशन देगी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के, है ना। जैसे मान लो कि देखो क्वांटम कंप्यूटिंग तो जानते हो ना आप, क्वांटम कंप्यूटिंग के पास इतना पोटेंशियल है आज की डेट में कि वो ना लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को इन्हांस कर सकती है, जैसे हाई एनर्जी की लिमिटेशन को दूर करके, इनकरेक्ट आउटपुट्स फैक्चुअल करेक्ट करके, ये सब काम करती है। अब इसी में जो क्वांटम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है ना, ये सोल्यूशन दे रही है और इसके लिए कंज्यूम लेस एनर्जी भी है, कंज्यूम कम एनर्जी करती है, फ्यूअर पैरामीटर्स पे चलती है ना। और सिंटेक्स वगैरह सिमेंटिक्स वगैरह को भी आराम से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पर। टाइम सेंसिंग फॉरकास्टिंग करनी हो, कोई प्रिडिक्शन करनी हो, तो उससे रिलेटेड QNLP एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसकी मदद से आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो ठीक है। अब देखो, इसका जो एप्लीकेशन मैंने आपको बताया ये क्वांटम कंप्यूटिंग का, कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का काम करेगा ये। अगर कोई भी कंप्यूटर की लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना हो, ह्यूमन लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड करना हो, मैनिपुलेट करने का काम ये करेगा। इसकी ज़रूरत पता है क्यों पड़ी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने भी ट्रेडिशनल लार्ज लैंग्वेज मॉडलिंग है ना, उसको प्रोसेस करना। ठीक है, तो उसी के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं कि हमारे पास ना बहुत सारे चैलेंज होते थे करंट पावरफुल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के, उसको ओवरकम करने के लिए ही क्वांटम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग लाया गया है। इसमें क्या होगा, ध्यान रखना, इसमें एक तो क्वांटम कंप्यूटिंग होएगी, बात समझ लो, ध्यान से समझना। और एक तो इसमें क्या होगी, क्वांटम कंप्यूटिंग होगी और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होगी इसके अंदर। और इसमें मैकेनिक्स वही क्वांटम वाले जुड़ेंगे, इंटेंगलमेंट होगा, सुपरपोजिशन होगा, इंटरफेरेंस होगा। मतलब आप समझो इसमें पूरा का पूरा वर्ड को एम्बेड करना, शब्दों को ट्रांसफॉर्म करेगा ये वेक्टर्स में, सिमेंटिक रिलेशनशिप उसका जोड़ के समझाएगा। तो मतलब बहुत ही ये साइंटिफिकली इसका फ़ायदा आप समझ लो ये होने वाला है। इससे ना टाइम ट्रांसलेशन का टाइम कम होगा, सेंटिमेंट का एनालिसिस करना उसको आपको फ़ायदा देगा ये। क्वांटम जो सिस्टम पूरा होगा वो पूरा मल्टीपल मीनिंग्स को निकाल के दिखाएगा, किसी एक वर्ड का मतलब कोई शब्द की कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी, मल्टीपल जो भी मीनिंग होते हैं वर्ड्स के, उसको ये समझाने में काफ़ी लाभकारी हमारे लिए साबित होने वाला है। फिर आप जानते हो जो सिंटेक्स होता है वो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है शब्दों का, फ्रेजेस का, इसमें ग्रामर, मीनिंग, सिमेंटिक्स वगैरह सब जुड़े हुए होंगे। उसका फ़ायदा पता है क्या होगा, लोअर एनर्जी कॉस्ट आएगी। जो कन्वेंशनल LLMs है उसमें आपको लोअर एनर्जी की कॉस्ट आएगी, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो पैसा भी इसमें कम लगेगा। यानी अगर हम ध्यान से समझें तो QNLP का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि ये ट्रांसलेशन में मदद करेगा। किस में मदद करेगा, ये ट्रांसलेशन में इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। कोई भी हमें बेटर हैंडलिंग करने होगा ह्यूमन इमोशंस के बारे में, तो उसको भी हमें ये बताएगा, ह्यूमन इमोशंस को अच्छे से समझाएगा ये।
ये ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के मीनिंग भी निकालेगा ये। तो इतने सारे ये मीनिंग क्वांटम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है। अब इसी के बाद हमारा सेकंड टॉपिक आता है सिलिकॉन कार्बाइड। इंडिया का पहला सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पे सेटअप हुआ? हमारे उड़ीसा के अंदर। क्या होता है सिलिकॉन कार्बाइड? तो इसको हम कार्बोरंडम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? कार्बोरंडम भी बोलते हैं। और ये सिल्वर कार्बाइड है ये बेसिकली, ठीक है। अब ये ना बहुत हार्ड होता है। देखो सिल्वर कार्बाइड क्या होता है, क्या होता है, बड़ा ही हार्ड होता है ये। और ये ना कैसे प्रोड्यूस होता है? तो सिलिकॉन एंड कार्बन को ना, उसके कंपाउंड को जब आप क्रिस्टलाइज कराते हो ना, तब जाके ये निकलता है। बहुत सारे इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, आप मानोगे। जैसे समझो जो ये सिलिकॉन कार्बाइड है, इसका फॉर्मूला SiC होता है। ये मास प्रोड्यूस किया गया था 1893 में एज अ पाउडर की तरह। और इसको कोई मटेरियल को रीइंफोर्स करना हो, सिरामिक आपने देखे होंगे, सेमीकंडक्टर्स में यूज़ होता है। कोटिंग करनी हो ना किसी चीज़ की, तो उसमें यूज़ होता है ये। पंप्स वगैरह में यूज़ होता है, कंप्रेसर्स में यूज़ होता है, जेम स्टोन्स में यूज़ होता है ये। तो ये ब्लैक ब्लैक कलर का आपको नज़र आएगा जो ये सिलिकॉन कार्बाइड होता है ना, ब्लैक ब्लैक कलर का आपको ये नज़र आएगा, ब्लैक एंड वाइट का। और इसका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर और डायमंड को सिमुलेट करने में, जेम की क्वालिटी में बड़ा यूज़ किया जाता है। और इसकी प्रॉपर्टी पता है क्या है? ये एक्सीलेंट थर्मो मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऐसा मैंने आपको बताया, ये मैकेनिकल उसमें भी यूज़ होता है ये। इसमें हाई थर्मल कंडक्टिविटी है और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ज़बरदस्त है। किसी भी चीज़ को आपको उससे बचाना हो ना, कि ये रेजिस्टेंस बचाना हो या ऑक्सीडेशन से बचाना हो, तो आप सिलिकॉन कार्बाइड का फॉर्मूला लगा दो आप। उससे क्या होगा कि जैसे ही लगा दोगे ना आप इसको, तो उससे आप बच जाएगा, ऐसा कोई भी कोरोसिव होने से बच जाएगा। मेटल्स में इसीलिए लगाया जाता है। जितने भी आपके नॉन ऑक्साइड सिरेमिक होते हैं ना, आपने सुना होगा नॉन ऑक्साइड सिरेमिक, उसमें ये यूज़ किया जाता है, नॉन ऑक्साइड सिरेमिक में, ठीक है। वाइज SiC सो एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना, बहुत एक्सपेंसिव होता है ये सिलिकॉन कार्बाइड, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसका बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो इसका रॉ मटेरियल बहुत महंगा मिलता है। इसको आप ऐसा मत सोच लेना सॉल्व ये सिलिकॉन कार्बाइड को। और एक बात बताऊँ आपको, बुलेट प्रूफ की तरह भी काम करता है ये आर्मर वगैरह में। इतना ज़्यादा मजबूत होता है ये सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। तो इसका आप दोनों ध्यान से बातों को समझ रहे हो, सारी की सारी बातें। सिलिकॉन कार्बाइड इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से समझना है। समझ गए? इसका एप्लीकेशन देखो, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में लगाना हो, स्ट्रक्चरल सिरेमिक्स में लगाना हो, ऑप्टिकल मिरर्स में लगाना हो, सब जगह पर सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है, मेटेरॉइड जैसा दिखता है ये, ब्लैक एंड वाइट। और इसमें हाई ग्रेड सिलिका सैंड मिला होता है और इसमें कुछ फाइन ग्राउंड कार्बन होता है, उसी को सिलिकॉन कार्बाइड कहते हैं, ठीक है। चलो अब आओ नेक्स्ट टॉपिक को अब हम कवर करते हैं, जिसका नाम है पोलरिस डॉन मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक। अब देखते हैं ये क्या मिशन है, इस बारे में समझते हैं। देखो पोलरिस जो आपका है ना, जो डॉन मिशन है ये बेसिकली आपका पता है कब आया? ये प्राइवेटली फंड हुआ और इसको मिशन को प्लान किया गया स्पेस एक्स के साथ, जेड इसैक मैन ने। और ये प्राइवेटली फंडेड एंड ऑपरेट किया जाता है स्पेस एक्स मिशन के साथ ही। ये पहला ऐसा नॉन गवर्नमेंटल स्पेस वॉक है ये। रिसेंटली पोलरिस डॉन ने ट्रेवल करा थ्रू अर्थ के रीजन से, हाई रेडिएशन वाले साउथ अटलांटिक एनोमली, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, ताकि हम स्पेस के रेडिएशन का ह्यूमन के हेल्थ पे क्या असर पड़ता है उसको हम जान सकें। इसीलिए ये एक लिया गया है, प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन है ये, और ये रिसर्च में फोकस करता है, ये सारी चीज़ें करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये है क्या, इसको समझते हैं। तो देखो वैन एलन रेडिएशन बेल्ट है, इसको 1858 में डिस्कवर किया गया था। एस्ट्रोफिजिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स वैन एलन। अब ये क्या कैसे कर रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, ध्यान समझना। देखो अर्थ का ना जो मैग्नेटोस्फेयर है ना, वो ट्रैप, उसी में सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी रेडिएशन है, और उसी ने अर्थ को एक तरह समझो शील्ड की तरह काम कर रहा है, सोलर स्टॉर्म से बचा रहा है, सोलर विंड से बचा रहा है ना, क्योंकि उससे टेक्नोलॉजी डैमेज हो सकती है, लोग रहने वाले उनको डैमेज हो सकता है, इसलिए ऐसा करा जा रहा है।
अब इसकी जो ट्रैप्ड पार्टिकल्स हैं, दो बेल्ट में है रेडिएशन में, एक इनर बेल्ट में एक आउटर बेल्ट में, उसी को वैन एलन बेल्ट्स बोलते हैं, जो अर्थ को सराउंड करके बैठी है। ऐसी जो इनर बेल्ट है जिसमें कॉस्मिक रेज है, एक आउटर बेल्ट है जो हाई एनर्जी पार्टिकल से बनी है, जो सन को ओरिजिनेट कर रही है। ऐसे ही जो एस्ट्रोनॉट है, स्पेस क्राफ्ट हैं, वो इन्हीं में फ्लाई करते हैं ताकि आउटर स्पेस पे वो पहुंच पाएँ। तो नासा ने इसी चीज़ के लिए एटमिस मिशन बना, अपकमिंग एटमिस मिशन वो यूज़ कर रहा है, और इसमें भेजा भी है वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, ताकि वो साउथ के पोल ऑफ मून को 2025 के एंड तक देख पाए, और फिर वो बाद में फर्दर यही चीज़ करने के लिए भेजेंगे इस चीज़ को मार्स में भी। तो यानी जो पोलरिस डॉन मिशन हमें समझ में जहाँ तक आ रहा है, ये एक तरह का कमर्शियल स्पेस फ्लाइट आपका रिवोल्यूशनाइज मिशन है, जिसमें हाई ऑर्बिट मिशन जाएगा, और पहला एवर प्राइवेट स्पेस वॉक नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट यहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया है, नॉन गवर्नमेंटल मिशन है, स्पेस वॉक होगा इसमें। इसका समझ लो एल्टीट्यूड 700 किलोमीटर अबव अर्थ ये ट्रैवल करेगा। ठीक है ना, इसमें स्पेस एक्स भी है ना, वो अपना फाल्कन 9 रॉकेट देगा, ड्रैगन कैप्सूल देगा मिशन के लिए। तो समझ लो इसमें वैन एलन बेल्ट के कॉम्पोजिशन को समझा जाएगा। दो तरह के पार्ट्स मैंने आपको बताई दी हैं, आउटर बेल्ट और इनर बेल्ट के बारे में। तो ये बातों को ध्यान में भी रखना है आपको। अब देखो फ़ायदा इससे क्या होगा, आपको हेल्थ रिसर्च में फ़ायदा मिलेगा, है ना, इससे कई सारे लेज़र कम्युनिकेशन टेस्ट में फ़ायदा मिलेगा आपको, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, इसी में एक होता है आपका साउथ अटलांटिक एनॉमली। वो क्या है, एक जोग्राफिकल रीजन है साउथ अटलांटिक ओशन का, जहाँ पे इनर वैन एलन रेडिएशन बेल्ट जो है वो एक्सटेंड हो जाती है। इससे कई सारा आयनाइजिंग रेडिएशंस कई सारे निकल के बाहर आती हैं। इसका इम्पैक्ट लो अर्थ के ऑर्बिट पे पड़ता है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंगली ये क्या करता है, रेडिएशन एक्सपोजर जो भी है उसको इंक्रीज़ करता है एस्ट्रोनॉट में। ये सारा का सारा ये काम चल रहा है। ठीक है, तो आपको इस मिशन के बारे में बड़े ध्यान में रखना है कि ये प्राइवेटली फंडेड स्पेस एक्स मिशन है, जो क्या अचीव कर चुका है, पहला फर्स्ट एवर नॉन गवर्नमेंटल स्पेस वॉक। यहाँ पे एक सिविलियन क्रू ने कंडक्ट किया और वो हाई एल्टीट्यूड में गया, उसने स्टडी करा, क्या इफ़ेक्ट स्टडी करे, स्पेस की रेडिएशन और ह्यूमन बायोलॉजी। किसकी मदद से, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट से और साउथ अटलांटिक एनॉमली से। ठीक है, जिससे हमें पता चले कि स्पेस में जब ह्यूमन बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब वो ट्रैवल करती है। समझ में आ रहा है, यानी कि उसकी आई साइट पे, आँखों पे क्या असर पड़ता है, उसके ब्रेन के स्ट्रक्चर पे क्या असर पड़ता है, उसी को हम कहते हैं क्या, पोलरिस डॉन मिशन, उसी के बारे में है। समझ गए बात। इसका फ़ायदा क्या होगा, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा है, स्पेस का एक्सप्लोरेशन मिलेगा, बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स का पता चलेगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे वीनस ऑर्बिटर मिशन के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो यूनियन जो हमारा कैबिनेट है, शुक्र ग्रह समझते हो आप, वीनस प्लैनेट तरह का है। अब इसमें ना वीनस ऑर्बिटर जो मिशन हुआ उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या है। इसको अप्रूव किया यूनियन गवर्नमेंट ने, वीनस ऑर्बिटर मिशन को। ठीक है, अब ध्यान रखना भारत का ये ऐसा पहला मिशन है टू वीनस, जो स्केड्यूल टू लॉन्च इन मार्च 2028। देखो लिखा भी वहाँ पर डेट। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस लेकर आया है, वहाँ पर हम साइंटिफिक स्पेस क्राफ्ट यहाँ भेजेंगे प्लानट वीनस पर। इसरो ये सारा काम करेगा। बजट इसका 1236 यानी 1236 करोड़ रुपए लगेगा, आउट ऑफ विच 824 करोड़ हमने स्पेंड करेंगे हम स्पेस क्राफ्ट में। अब हम ये कर क्यों रहे हैं, ताकि ना हम ना वेनिशियन सरफेस को अच्छे से समझ पाएँ, यानी वीनस का सरफेस, सब सरफेस जियोलॉजी को स्टडी करने के लिए। यहाँ पर सन का क्या इफ़ेक्ट है, यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, यहाँ के जो सिस्टर प्लैनेट्स हैं ये वीनस और अर्थ कैसे इवॉल्व हुए, इनके बारे में जानना है। फ्यूचर प्लानिटरी मिशन इनके क्या रहेंगे, लार्ज एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल टेक्नोलॉजी स्पिन ऑफ के बारे में जानने के लिए करना है हमें। यानी जो ये मिशन है ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेगा, स्पेस क्राफ्ट एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट को प्लेस कराया जाएगा, यानी बेटर अंडरस्टैंडिंग रखनी है आपको कैसे कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई। और याद रखना हम वीनस को क्या बोलते हैं, अर्थ ट्विन भी बोलते हैं। अर्थ से क्या है, ट्विन है, क्योंकि उसका मास, ध्यान रखना, अर्थ का ये कैसा है, ट्विन है, ट्विन्स लगते हैं अर्थ और वीनस। कैसे लगते हैं, तभी हमने इनको सिस्टर प्लैनेट भी बोला यहाँ पर,
क्योंकि अर्थ का और वीनस का मास, डेंसिटी और साइज़ सेम है। ठीक है, इसीलिए वीनस पे स्टडी की जा रही है। साइंटिस्ट क्लू जानना चाहते हैं कि क्या ऐसे ही अर्थ इवॉल्व हुआ था। इसके बारे में हमारी जानकारी अभी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये मिशन जाएगा। तो इसको हिंदी में बोलते हैं शुक्रयान-1। ठीक है, ध्यान रखना, वीनस ऑर्बिटर मिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्रयान-1 बोला जाता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि वहाँ की स्ट्रेटिग्राफी को सब सरफेस की जानने के लिए किया जा रहा है। इंडिया का जो वीनस मिशन है वो ओरिजिनली 2023 में प्लान किया गया था, फिर लेकिन बाद में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई, फिर हमें इसको 2028 में हम करेंगे। 100 किलो का इसमें साइंटिफिक पेलोड जाएगा। ध्यान रखना, वो सारी की सारी इसका पूरी ट्रैक करके आएगा वहाँ का, कि कैसा वहाँ का स्पेस क्राफ्ट है, वहाँ पे कैसे सैटेलाइट्स वगैरह मूव करेंगी, वो सारा का सारा मतलब एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना, वीनस अर्थ का नियरेस्ट प्लानट भी है, नेबर भी है हमारा। अर्थ को ट्विन तो बोलते ही हैं हमने। इसका जो रेडियस है वो 6052 किलोमीटर्स है। इतने यहाँ पर ऑर्बिटल पीरियड अर्थ के दिन के इतने बराबर होते हैं यहाँ पर, 224.7 अर्थ डेज होते हैं यहाँ पर। विनस का एटमॉस्फेयर थिक है, यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी है, हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम है। विनस में ना देखो परमानेंटली शाउडेड थिक आपको टॉक्सिक क्लाउड मिलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के बने हुए। विनस अलॉन्ग विद यूरेनस यहाँ पर एक पॉसिबल इंडिकेटर है कि माइक्रोबियल लाइफ यहाँ होती है, क्योंकि फॉस्फीन की वजह से पता चलता है। विनस आपके यूरेनस के साथ रोटेट करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो और दूसरे प्लैनेट्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट करते हैं, ध्यान रखना। वीनस और यूरेनस कैसे ईस्ट टू ये वेस्ट रोटेट करते हैं, बाकी सारे प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। ये बात बड़े ध्यान से ध्यान रखना आप। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन बन सकता है ये भी। और जहाँ आपने ध्यान नहीं दिया, जो चीज़ आप छोड़ के गए, जहाँ आपने अंडर एस्टिमेट किया किसी भी चीज़ को, आपका सवाल वहीं फंसेगा, देखना। इसीलिए किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। जब पढ़ाया जा रहा है तो बिल्कुल दिमाग खोलो उस समय। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पास्ट के मिशन दिए हुए हैं और कुछ हाईलाइट दी हुई है। यहाँ मार्नियर 2 है, सारे के सारे पास्ट मिशन जो हैं जो वीनस पे गए हैं, फ्यूचर मिशन नासा का, ये सब दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान से इसको देख लो कि जापान का, यूएसए का, ये सारे कंट्रीज़ गए हुए हैं। तो ये मिशंस आपको नाम इनके पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए जी, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट टॉपिक आपका चंद्रयान-4। यूनियन कैबिनेट ने इसको भी कहा कि भाई सक्सेस तो चंद्रयान-3 की हो गई, आपने सॉफ्ट लैंडिंग भी की वहाँ पर, अब चंद्रयान-4 का मिशन का अप्रूवल दिया। अब ये क्या करेगा? ये डेवलप करेगा ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो लैंड हो जाए मून पर, वहाँ का ल्यूनर सैंपल कलेक्ट करके लाएगा और अर्थ पे सेफली भी लाएगा। तो यहाँ पर क्या करा जा रहा है, इससे ना फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी जो है आपकी वो अचीव करने के लिए, कि इंडिया की लैंडिंग मून पे बड़ी स्मूथली हो जाए और आप वापस भी आ जाओ अर्थ पे। तो लेकिन ये प्लान कब किया गया? 2040 में इसरो करेगा ये काम, और जो टाइम कंप्लीट करने में 36 महीने लगेंगे, और इतने का बजट है इसका। ध्यान रखना, अभी ये टाइम है इसको होने में। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं टॉपिक पे हमारे, स्क्वायर किलोमीटर एरे क्या होता है। देखो, स्क्वायर किलोमीटर एरो जो है ना, वर्ल्ड का ये समझ लो आप लार्जेस्ट, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीस्कोप है, और इसने पहली ऑब्जर्वेशन ली और ये पार्शली फंक्शनल है अभी। वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीस्कोप है ये, लगा लो आप। थाउजेंड्स ऑफ डिश एंटीना कलेक्ट कर कर एक टुगेदर बन के एक सिंगल यूनिट बनाई है इसने। ये यूनिवर्स की पूरी तरह से स्टडी कर रहा है, गैलेक्सी कैसे इवॉल्व हुई उसके बारे में बताएगा, डार्क मैटर कैसे बना। ठीक है, टेक्नोलॉजिकली डिटेक्ट करेगा सिविलाइजेशंस को, ग्रेविटेशनल वेव्स कहाँ से आती हैं, सारा कुछ स्टडी करेगा ये स्क्वायर किलोमीटर एरो। तो याद रखना, वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है ये। में साउथ अफ्रीका और आपका ऑस्ट्रेलिया में 2 ऐसे लार्ज टेलीस्कोप्स हैं जो ये सारा काम करेंगे। इंडिया ने स्क्वायर किलोमीटर एरे को 2012 में ज्वाइन किया था एज अ एसोसिएट मेंबर, फिर एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगा, फिर इसके फेजेस को भी देखने लगा। तो ध्यान रखना ये दोनों बातों को आपको, कि इसका क्या होता है। और फुल टाइम मेंबर कब बना है? 2024 में बना है। इसीलिए ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी, क्योंकि एक एक चीज़ की जानकारी ना, देखो अब रेडियो टेलीस्कोप को, अच्छा चलो मान लो यही पूछ लिया आपसे, रेडियो टेलीस्कोप क्या होता है, ला उसी टॉपिक पे थोड़ा सा अभी डिस्कस करें। रेडियो टेलीस्कोप का गाइस मतलब होता है कि स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एंटीना और रिसीवर सिस्टम है,
जो डिटेक्ट करेगा, कलेक्ट करेगा रेडियो वेव्स को। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ होता है कि स्टार कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, गैलेक्सी कैसे बन रही है, इन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेविटेशनल वेव्स कैसे बन रही हैं, तो ये सारी चीज़ें कौन बताता है? टेलीस्कोप ही हमें बताता है। तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट लाया है, जिसका नाम है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। कंट्रीज़ ने उसको साइन किया है, रेटिफाई करा है, कन्वेंशन बना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर जॉइंट प्रोजेक्ट निकाला है 1250 करोड़ का। तो ये मतलब इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है स्क्वायर किलोमीटर एरो जो ऑर्गेनाइजेशन है। ये कटिंग एज रेडियो टेलीस्कोप्स ला रही है। यूनाइटेड किंगडम में इसका हेडक्वार्टर्स है ग्लोबली। तो ये पूरा स्टडी करके बताएगी आपको। इंडिया का देखो इसमें क्या रोल होगा। इसमें इंडिया बहुत काम कर रहा है कि भाई ये निकल कर आए और इससे हमें काफ़ी कुछ पता चलेगा यूनिवर्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गाइस क्वेसर्स का। एस्ट्रोनॉमर्स ने ही ना देखो ब्राइटेस्ट क्वेसर्स को ऑब्जर्व किया है। ठीक है, ब्राइटेस्ट से ब्राइटेस्ट निकाले हैं। और ये पता कहाँ पे चला? J0 नाम है इसका। ये किसका? ब्राइटेस्ट क्वेसर का ये नाम है। ठीक है, ये यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ने बहुत जो लार्ज टेलीस्कोप बनाते हैं ना, उन्होंने ये करा है। ठीक है, अब ये क्या है उसको देखते हैं। वर्ल्ड क्वेसर जो है वो बेसिकली आप समझो कि ना ये ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। ये यूनिवर्स में मिलते हैं आपको। कहाँ मिलते हैं? यूनिवर्स में देखने को आपको मिलेंगे। ये रेडियो वेव्स कैसे एमिट होती हैं, विजिबल लाइट, यूवी रे, इस सब आपको मिलता है। ठीक है, तो क्वेसर का मतलब ये क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स। तो ब्राइट कोर जो डिस्टेंट गैलेक्सी में गए हुए हैं ना, उसके जो भी पावर कर रहे हैं वो सारी चीज़ें। अच्छा, क्वेसर्स क्या है? वो आपके एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई है, ब्राइटेस्ट कोर है डिस्टेंट गैलेक्सीज का, और मोस्ट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है इन द नोन यूनिवर्स में। डिस्पाइट देयर ब्राइटनेस, इसका ग्रेट डिस्टेंस है अर्थ से, कोई क्वेसर्स दिखता ही नहीं है। ये रेडियो वेव्स एमिट करते हैं, विजिबल लाइट, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, एक्सरे, सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब क्वेसर ना देखो आपको नाम लग रहा होगा मैम ये है क्या? ये बेसिकली क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स होता है। समझ लो इसका फुल फॉर्म भी आप पूरा, क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स ने इसको ना 1963 में ही डिस्कवर करा था एज ऑब्जेक्ट। तो उनको ये स्टार की तरह लगा था, लेकिन फिर ये रेडियो वेव्स भी एमिट करता था, तो इसका नाम पूरा कैची नाम रख दिया क्वेसर्स। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ज्योग्राफी में क्वेसर्स अगर आप समझोगे तो ब्राइटेस्ट मोस्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है जो इंसान देख सकता है, बट बहुत दूर है, यानी इंसान की नज़रों से वो। समझ लो, तो इसका आपको ध्यान रखना है क्वेसर्स क्या होते हैं ये। समझ गए? अगर आ गया तो पक्का पक्का कर लोगे ना बिल्कुल अच्छे से इसको। तो ये होता है क्वेसर्स। तो ग्लोइंग कोर्स है डिस्टेंट गैलेक्सीज का, और एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई को भी क्वेसर्स बोलते हैं। अपनी ब्राइटनेस की वजह से ही इनका जो अर्थ से डिस्टेंस है वो दिखता है। कोई भी क्वेसर अनएडेड आई से आप नहीं देख सकते। ये रेडियो वेव्स एमिट करता है, विजिबल लाइट, यूवी रेज, एक्सरे सब निकालता है ये। तो कॉन्सिक्वेंटली क्वेसर जो है वो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है स्काई में, विजिबल इवन फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं सैटर्न की रिंग के बारे में पढ़ते हैं। देखो सैटर्न की जो रिंग है ना वो डिसअपियर हो गई फ्रॉम व्यू इन 2025, ऐसा हो जाएगी, सॉरी। अब रीज़न इसका पता है क्या आ रहा है? रीज़न इसका ये आ रहा है, टेम्परेरी डिसअपियरेंस है, क्योंकि जो सैटर्न का टिल्ट है ना वो चेंज होगा, और ऑप्टिकल इल्यूजन के कारण ही ऐसा देखने को मिल रहा है। ध्यान से समझो इस बात को। सैटर्न की जो रिंग है बड़ी कॉम्प्लेक्स है, एक्सटेंसिव रिंग है। आप समझ लो 1,75,000 माइल्स की है फ्रॉम सैटर्न, 30 फीट थिक है। बिलियन ऑफ चंक ऑफ आइस और रॉक से इसको बनाया गया है, इसकी रिंग को। गैलीलियो ने इसका डिस्कवर किया था। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखा हुआ है इस रिंग के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखना लाइक रिंग जो है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है रिंग, अगर आप समझते हो तो। अच्छा, इसके बाद यहाँ ये कह रहा है जो सैटर्न की रिंग है 30 फीट थिक, तो मैंने आपको बताई थी ऑलमोस्ट कम्प्लीटली कंपोज ऑफ चंक ऑफ वाटर एंड आइस से बनी हुई। अल्फ़ाबेटिकली इसमें ABC ऐसे करके लिखा जाता है। और अदर प्लैनेट्स विद रिंग्स, उसमें जुपिटर और यूरेनस है। तो यानी कि हमारे पास कौन कौन से हो गए? तो सैटर्न है, एक जुपिटर है, एक आपका यूरेनस है। इन तीनों प्लैनेट्स को आपको देखने को मिलेगा कि इनमें रिंग्स होती हैं, बहुत वास्ट होती हैं, स्ट्रक्चर इनका थिन होता है। ठीक है, तो ये न्यूज़ में आया क्योंकि
कि 2025 तक 2 कारणों की वजह से, एक तो हैज़ टू डू विथ टेम्परेरी डिसअपियरेंस है क्योंकि सैटर्न का टिल्ट चेंज हो रहा है, दूसरा ऑप्टिकल इल्यूजन के कारण ऐसा देखने को मिल रहा है। देख, और एक बात और बताऊँ, उसमें लिखी नहीं हुई है लेकिन ध्यान से समझना आप। सैटर्न, नासा ने कंफर्म किया है, अच्छा ये भी आपको देखो, इसमें कुछ लिखा नहीं है ना, नासा ने कंफर्म की थी ये बात कि सैटर्न की रिंग 2025 में डिसअपियर हो जाएगी। क्यों? एक और बात है, ड्यू टू अलाइनमेंट विद अर्थ, क्योंकि इसका अर्थ के साथ अलाइनमेंट होने जा रहा है और ये हर 13 से 15 साल में होता ही होता है। पहले लास्ट हुआ था 2009 में और अब होने जा रहा है ये। तो सैटर्न टेक्स अबाउट 29.4 अर्थ ईयर्स लेता है टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक है, सैटर्न ध्यान रखना 6 प्लैनेट है फ्रॉम द सन है, सेकंड लार्जेस्ट जुपिटर के बाद है ये। इसका रिंग मैंने आपको बताई दिया, आइस और रॉक से बना हुआ है, बड़ा कॉम्प्लेक्स अमंग ऑल प्लैनेट्स है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें सारी बातें। ऐसा सैटर्न में ना हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स मिलेंगे आपको। सैटर्न एक गैसियस प्लैनेट है, इसमें हाइड्रोजन हीलियम भरा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, उसकी रिंग के बारे में तो परमानेंटली डिसअपियर की बात की जा रही है कि 300 मिलियन ईयर्स में होगा, क्योंकि एक दिन रिंग रेन आएगा जिसमें सारा पानी ड्रेन हो जाएगा रिंग से रैपिड रेट में, तब ऐसा जाके देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको सारी बातें। ठीक है, चलिए आओ अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है एक्सपर्ट ग्रुप की, उसका नाम है फ्यूचर पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो क्या है ये भी ध्यान से समझते हैं। ये रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ना क्या क्या चैलेंजेस आएंगे ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक, और इसने पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाई है फॉर फ्यूचर पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस से रिलेटेड। अब ये वन हेल्थ अप्रोच को एम्फेसिस करेगा और ये एड्रेस करेगा कि क्या क्या थ्रेट है जूनोटिक डिजीज़ से हमें। अब आप बताओ भैया, मैं तो बहुत बताया आपको, मुझे ये बताओ जूनोटिक डिजीज़ कौन कौन सी हैं और जूनोटिक डिजीज़ क्या होती हैं। ठीक है, आपको ये दोनों बातें बतानी है मेरे को। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कोविड-19 से क्या क्या हमें इशू फेस करने पड़ते हैं। इशू जो कोविड-19 के ड्यूरिंग में फेस करने पड़ते हैं वो है लेजिस्लेटिव, यानी जो भी प्रोविजंस हैं एनडीएमए के एपेडेमिक डिजीज़ से इंटायरली नहीं सूट करते हैं, इसीलिए इस पे काम करना पड़ रहा है। सर्वेलेंस पूरी तरह से मल्टीपल डेटा सोर्सेज से वो इंटीग्रेटेड नहीं है, डिसीजन मेकिंग ख़राब हो जाती है। रिसर्च बॉडीज़ ठीक से लिंक नहीं की गई है, इसी के कारण नीति आयोग इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की सोच रहा है। और इसका सबसे बड़ा काम है गवर्नेंस, यानी कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट इनेक्ट किया जा रहा है ताकि एड्रेस की जा सके कि क्या क्या बियॉन्ड एपेडेमिक्स क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बायो टेररिज्म कैसे होगा। एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनाया जा रहा है, स्पेशल PPER फंड इसके लिए पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस इमरजेंसी रिस्पांस फंड तैयार किया जा रहा है। अब इसी में यहाँ पर ना कुछ एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क यहाँ पर दिया हुआ है फॉर पैंडमिक और एपेडेमिक आपका मैनेजमेंट के लिए। पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन है 7th शेड्यूल में, एंट्री 29 है कंकरेंट लिस्ट से रिलेटेड है, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन से रिलेटेड है, ये इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस से प्रोग्राम से रिलेटेड है। तो डेटा मैनेजमेंट और सर्वेलेंस एंड अर्ली प्रिडिक्टिव वार्निंग क्या कर रही है, एक वेल कनेक्टेड इंटीग्रेटेड रोबस्ट सर्वेलेंस नेटवर्किंग है ये, और ये सॉलिड मॉडलिंग और फॉरकास्टिंग भी करेगी ये। अच्छा, रिसर्च की बात जहाँ आती है उसको भी देख लेते हैं। रिसर्च एंड इनोवेशन की जहाँ बात आए तो इसमें ना इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन सेटअप करना है ताकि नया प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी का और वैक्सीन डेवलपमेंट का क्रिएट हो सके। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट करना है ताकि स्किलिंग ह्यूमन रिसोर्स की और जो भी गैप एरियाज़ हैं वो आइडेंटिफाई हो जाए। ठीक है, ये बनाया जा रहा है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है विष्णु युद्ध अभ्यास। क्या बड़ा? विष्णु युद्ध अभ्यास। ये एक मॉक ड्रिल है, पैंडमिक आए उससे पहले एक मॉक ड्रिल कर लो। किसके अंडर? नेशनल वन हेल्थ मिशन के अंडर। वन हेल्थ अप्रोच पे हम बहुत ज़्यादा इस वक्त काम कर रहे हैं, यानी हम चाहते हैं सारी डिजीज़ के कंट्रोल को इंटीग्रेट करके पहले ही प्रिपेयर। वायरस वॉर एक्सरसाइज है ये, सॉरी इट्स नॉट विष्णु, इस विषाणु, सॉरी विषाणु इज़। यहाँ पर क्या करोगे आप, इसमें असेस करोगे रेडीनेस एंड रिस्पांस ऑफ नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम। यहाँ पर क्या बनाओगे आप ह्यूमन हेल्थ के एक्सपर्ट उठाओगे, एनिमल हस्बेंड्री के उठाओगे, वाइल्ड लाइफ सेक्टर्स के उठाओगे, इन सभी के एक्सपर्ट बुलाओगे
और एक्सपर्ट बुलाने के बाद आप ये असेसमेंट करोगे कि कैसे कैसे इस पर काम किया जाए। मॉक जूनोटिक डिजीज़ आउटब्रेक सिनेरियो बनाकर पूरा रियल जैसा कराकर आप उसको एक तरह से मॉक ड्रिलिंग कराओगे और मल्टीपल एजेंसीज़ को बुलाओगे, ICMR, एम, जोधपुर, इन सबको बुलाओगे आप, ताकि आप पूरा इसकी तैयारी कर लो पहले ही। ताकि देखो अब तैयारी, देखो ऐसा ना हो ना जैसे हमने कोविड में हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ढीला हो गया, गिर गए हम एक तरह से। आगे भी क्या लगता है आपको, क्या आगे कुछ हो नहीं सकता? आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है कि आगे कभी ऐसा हो तो आप इस चीज़ में आप इससे डील कर पाओ। नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक आता है न्यू ट्रीटमेंट रेजिमेन फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। MDR TB से रिलेटेड यहाँ पर ये लिख रहा है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने न्यू BPLM अप्रूव करा है। इसमें 4 ड्रग्स हैं, बेडेक्यूलाइन, प्रेटोमेनेंट, लिनिजोनाइड एंड मॉक्सीफ्लॉक्सिन। इसने पूरा सेफ और इफेक्टिव क्विकर ट्रीटमेंट ऑप्शन दिया है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ ड्रग एंड रेजिस्टेंट TB के लिए मल्टी ड्रग है, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, ये सारे के सारे दे रखे हैं। देखो पहले क्या होता था, प्रेटोमेनेंट जो है उसको अप्रूव किया गया, लाइसेंस कराया गया फॉर यूज़ इन इंडिया बाय CDS को, ने उसको लाइसेंस किया। इट ब्रिंग्स डाउन ट्रीटमेंट टाइम, उन्होंने बोला कि 6 महीने से कम का होना चाहिए, ठीक है, 6 से लेके 20 महीने का। और काम ये क्या कर रहा है, इसका गोल है कि ट्यूबरक्लोसिस को 2025 तक ख़त्म करने की कसम जो हमने खाई है उसको हम ज़रूर जीत जाएं। अब ट्यूबरक्लोसिस बड़ी गंदी बीमारी है, समझ लो आप, हिला के रखते हैं आपके लंग्स को। और कैसे होता है, बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण हो रहा है। BCG का इस पर वैक्सीन लगती है, टीका लगाया जाता है इम्यूनिटी देने के लिए। बचपन में ही लगवा लिया तो बचे रहोगे आप। और आप इंडिया TB रिपोर्ट 2024 पढ़ लो, 25.52 लाख हो अभी भी देखो 2025 तक हमें ख़त्म करना है, और इसका केस देखो कितना आ रहा है। तो चैलेंजेस हैं ट्यूबरक्लोसिस को इरेडिकेट करने के लिए। सोशल स्टिग्मा पता है कितना है, इसकी ट्रीटमेंट कॉस्ट, फिर कोमोबिडिटी विद HIV, डायबिटीज़, डायग्नोस्टिक रूरल फैसिलिटी नहीं है रूरल एरिया में, कैसे करोगे आप? लोगों को पता ही नहीं चलता, पता है रूरल एरिया में तो ये हाल होता है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको ट्यूबरक्लोसिस हुआ और मर जाते हैं वो, बताओ। और बड़ी ये डेडली डिजीज़ है। प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान चलाया गया, निक्षय मित्रा चलाया गया है, निक्षय पोषण योजना चलाई गई ताकि TB पेशेंट को जो न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत है वो दिया जाए। बहुत हालत ख़राब कर देता है, पूरा बॉडी को ख़राब कर देता है, समझ लो आप, इतना ख़राब है ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आता है, आपका टॉपिक है सोनोल्यूमिनेसेंस क्या होता है। देखो, पिस्टल श्रिम्प फैमिली एल्फिडिंग से निकल कर आया बाय रैपिडली स्नैपिंग एयर क्लॉस। अभी क्या है, ये बेसिकली एक फिनोमिना है सोनोल्यूमिनेंस। ये लाइट प्रोड्यूस करेगा, कैसे करेगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स का इरिडिएशन ऑफ लिक्विड के कारण ये ऐसा करेगा। यानी ये जब भी बबल्स फॉर्म करेगा ना कैल्विटेशन में, जब लिक्विड्स इंटरेक्ट करेंगे पावरफुल साउंड वेव से, और इसमें हाई प्रेशर लो प्रेशर साउंड वेव निकलेंगी, इंटेंस टेम्परेचर राइज हो जाएगा, गैसेस का आयोनाइजेशन होएगा, एनर्जी रिलीज करेगी। उसी प्रोसेस को यहाँ पे कह रहा है कि इसको हम कहते हैं सोनोल्यूमिनेंस, ठीक है। सोनोल्यूमिनेंस का यानी अगर आप देखो तो जो लाइट साउंड वेव के पैसेज के कारण निकले, एग्जाम्पल इसने पिस्टल श्रिम्प का दिया होगा, इसको स्नैपिंग श्रिम्प भी कहते हैं, ध्यान रखना। और होता क्यों है ये, जब भी लिक्विड कैविटेट करेगा ना, किसी वेपर बबल में फॉर्म हो जाएगा ना, तब ये ऐसा आपको देखने को मिलता है कि ऐसा हो जाता है। तो ये एक तरह की बेसिकली गाइस डिस्कवरी है, जिसमें आप क्या देख रहे हो, इसमें लाइट जो है ना, क्रिएटिंग लाइट, क्या कर रहा है, लाइट क्रिएट कर रहा है ये, किससे, फ्रॉम साउंड वेव्स। देखो ये एक डिस्कवरी है बेसिकली। फिर इसी वजह से क्या हो रहा है, गैस बबल जो होगा वो बबल करेंगी, वाइब्रेट करेंगी और कोलैप्स कर जाएंगी, ठीक है, बबल को एक्सपेंड करने के लिए। ये सारा ये जो है एक तरह का नया एप्लीकेशन है ये, ठीक है। इसका और एप्लीकेशन आप देखोगे तो अगर आपको ना किसी हॉटस्पॉट बबल में टेम्परेचर इफेक्टिवली डिटेक्ट करना हो, प्रेशर देखना हो, तो आप देख सकते हो। जैसे पानी में मान लो आपको ना सोनोल्यूमिनेंस चेक करना हो, तो आप वही इमिशन ऑफ लाइट करो फ्रॉम अ इंड्यूस करके, और देखो वहीं पर ना एयर बबल कोलैप्स होना शुरू हो जाएंगे पानी के अंदर भी।
तो ये होता है सोलो आपका, इसको कहते हैं सोलो ल्यूमिनेसेंस। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये बड़ा फैसिनेटिंग सा है ये डिस्कवरी, जहाँ पे स्मॉल गैस के जो बबल होते हैं वो लाइट इमिट करते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो क्या करेंगे, लाइट उसमें से निकलेगी, जब भी वो एक इंटेंस साउंड वेव से निकलेंगे ना तो उसमें लाइट इमिट होती चली जाती है। अगर मान लो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन आ गई तो कॉन्ट्रैक्शन वाला फेज़ है तो बबल सारे कंप्रेस कर जाएंगे बड़ी जल्दी एक्सट्रीम टाइम पे ना, तो ये सारा होता है। अच्छा, ये कहाँ साइंटिस्ट ने बताया, बड़ा मिस्टीरियस नेचर उनको देखने को मिला, तो तभी उन्होंने कहा कि भाई इसको ना इस बार स्टडी करते हैं। तो पता चला कि पिस्टल श्रिम्प बड़ा अच्छा इसका मामला है कि वहाँ पे देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना, एक साइंटिफिक फिनोमेना है ये। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है सर्कमन्यूएशन। क्या है नाम? सर्कमन्यूएशन। न्यूली ये स्टडी हाईलाइट हुई है। रोल क्या है सर्कमन्यूएशन का, कि ये प्लांट के ग्रोथ पैटर्न पे कैसे दिखाता है वो देखते हैं। देखो, स्मॉल कॉन्टिन्यूस मूवमेंट जो प्लांट कर रहे हैं ना इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए, यानी ये स्पायरल और जिगजैग मूवमेंट में करते हैं। यहाँ पर ना इनको ऐसा एनवायरमेंटल कंडीशन दी जाती है, एक बिहेवियर दिया जाता है जिससे इनका ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ जाए। जैसे देखो आप, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सनफ्लावर, जो सूरजमुखी का फूल देखा है आपने, वो जिगजैग पैटर्न में फॉर्म होता है। उसका जो ग्रोथ इन डेंस रो में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लीन में सनफ्लावर टू लीन अवे फ्रॉम वन अनदर, इससे वो शेड अवॉइड करता है, मैक्सिमाइज सनलाइटिंग एक्सपोजर लेता है वो। समझ रहे हो बात को? तो सर्कमन्यूएशन होता क्या है बेसिकली, यानी जिगजैग में अपने आप को कन्वर्ट करना, ताकि क्या हो, आपका ग्रोथ पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए ही ये बेसिकली किया जाता है। ठीक है, सर्कमन्यूएशन किया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि सर्कमन्यूएशन एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसमें हम ये सारा देखने को हमें मिलता है। तो सर्कमन्यूएशन में बहुत स्मॉल कॉन्टिन्यूस मूवमेंट आपको प्लांट की दिखने को मिलेगी, और वो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, वो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट को बेसिकली एक्सप्लोर करते हैं। और हेलिकल ऑर्गन मूवमेंट होती है अमंग प्लांट से। ठीक है, और इसमें आपको ड्यू टू डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रेजेक्ट्री वो आपको इरेगुलर शेप में इसीलिए देखने को मिलते हैं। तो ये सारी बातों को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद है WWW, वुड वाइड वेब है। गलती से समझ मत लिखना, वर्ल्ड वाइड वेब, ध्यान से समझो। WWW बोले तो वुड वाइड वेब। क्या है ये? जस्ट लाइक जैसे हम इंटरनेट में कम्युनिकेट करने के लिए, है ना, ऑर्डर सप्लाई करने के लिए करते हैं ना, ऐसे ही ट्री और दूसरे प्लांट अपना नेटवर्क फंगी में कैसे बनाते हैं। साइंटिस्ट ने इसको वुड वाइड वेब बोला, यानी वो अंडरग्राउंड फंगल थ्रेड बना लेते हैं एक, जिससे वो रूट, प्लांट की रूट से कनेक्ट हो जाए और वहीं से न्यूट्रिशन और कम्युनिकेट करें अपने केमिकल सिग्नल को। तो उसको क्या बोलते हैं हम? वुड वाइड वेब। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे, आई थिंक दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज़ AVGC XR सेक्टर। यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव करा। क्या है ये? नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वालों ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स वगैरह को देखा। NCOE बेसिकली कि मुंबई में सेटअप है ये, NGO की तरह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। स्पेशलाइज ट्रेनिंग कम लर्निंग प्रोग्राम के तहत इसको करा गया। 2.6 लाख इसमें लोग काम करते हैं, 23 लाख जॉब इसमें क्रिएट होने वाली है बाय 2032। तो भैया देख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर हुआ क्योंकि इसमें एनिमेशन, गेमिंग, ये सब है। रेवेन्यू समझ रहे हो इसका? $26 बिलियन क्रॉस करने वाली है बाय 2030। 3 बिलियन तो अभी है, $3 बिलियन करेंटली कमा रहा है ये। चैलेंजेस इसके दूर करने के लिए आज हम पढ़ रहे हैं कि इसका स्टैंडर्डाइजेशन इसमें नहीं है, स्किलिंग की प्रॉब्लम है, और ऐसे कोर्सेज बच्चों को नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। अगर इन कोर्सेज को पढ़ा दिया जाए ना, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडिंग रियलिटी, तो बहुत आगे हम बढ़ जाएंगे। ठीक है गाइस, तो आज हमने अपना साइंस एंड टेक का पोर्शन कवर कर लिया है। इमीडिएटली अब हम करते हैं आपके MCQs वाला पार्ट। देखो जी, आंसर दिए हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं है कि आप क्वेश्चन ही खाली बैठ कर लो और आंसर ना करो। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसा काम मत करना। तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो है आपके सामने गगनयान प्रोग्राम के बारे में। गगनयान आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो जो आपको पढ़ाया हुआ है वही आप याद करते जाओ। ठीक है, पॉज करो वीडियो को, आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन ऑर्गन ऑन चिप से रिलेटेड है। देखो,
ठीक है। फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। फिर यहाँ पर विज्ञान धारा स्कीम से तहत क्वेश्चन आया हुआ है। ग्राफीन पे क्वेश्चन आया हुआ है, देखो ग्राफीन पे क्वेश्चन करना। 7th क्वेश्चन है आपका क्वांटम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। पोलरिस डॉन मिशन के तहत ये क्वेश्चन आया हुआ है, नासा वाला। यहाँ पे वीनस ऑर्बिटर मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपने करना है। और 10th क्वेश्चन सैटर्न की रिंग से रिलेटेड है, जो मैंने आपको अभी पढ़ाई है। आंसर को तब करना जब आप खुद अपने आप को चेक कर लेना कि आप कितने अच्छे से कर रहे हो। ठीक है गाइज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।